हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग विद्युत बल रेखाओं को डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पिछला वीडियो हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा और बहुत सारे स्टूडेंट उसको लाइक किए हैं और ज़्यादा उसे पसंद भी किया गया है। तो आई होप ये आपको आज टॉपिक पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, तो हम लोग देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश एट पॉइंट ए, और यहाँ पे हमारे पास एक निगेटिव आवेश है माइनस क्यू आवेश एट पॉइंट बी। ये दोनों का पोजीशन है, पॉइंट ए पर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और पॉइंट बी पर हमारे पास क्या है, माइनस क्यू आवेश है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आवेश होता है उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है, अर्थात किसी चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव का अनुभव हो, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत के प्रभाव का अनुभव होता है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो सपोज दैट इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लस Q0 अर्थात टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि प्लस क्यू और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस क्यू है और यहाँ पे एक प्लस क्यू टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश रख दिया गया है। तो ये आवेश इस आवेश को रिपेल करेगा, अर्थात इसमें जो है क्या कहते हैं, वो प्रतिकर्षण का एक बल जनरेट होगा। तो प्रतिकर्षण बल के फलस्वरूप ये आवेश जो है इससे दूर भागने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से कुछ आपको खुला वक्र दिखेगा। तो हम लोग यहीं से इसका डिफिनेशन करते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई परीक्षण आवेश रख दिया गया है, तो वह परीक्षण आवेश जिस मार्ग पर या जिस पथ पर गमन करता है, उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे जो विद्युत बल रेखा होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी ये होती है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अर्थात अगर एक विद्युत बल रेखा इधर से है तो एक विद्युत बल रेखा इधर से, ऐसा नहीं हो सकता है। यह इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एक स्पर्श रेखा का यहाँ पर रूल होता है कि यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटी हुई हैं, वहाँ से हम लोग दो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। अर्थात दो टेंजेंट लाइन किसी एक बिंदु से संभव नहीं है। तो अगर यह संभव नहीं है तो ये हमारा जो है मैथमेटिक्स के विरुद्ध हो गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो इसके अनुसार ये यहाँ से इसको हम लोग बता देते हैं कि मतलब जो है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वह जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है, वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है, वही स्पर्श रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन शो करती है। तो ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने आपको यहाँ पे बताया है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गणित का नियम होता है कि किसी एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जबकि अगर ये दोनों एक दूसरे को काटती, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा है, जो कि ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है, वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तीसरा इसका जो सबसे मोस्ट प्रॉपर्टी है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं या तो लंबवत आकर्षित होती हैं या तो लंबवत प्रतिकर्षित होती हैं। मतलब जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है, या तो यह इनमें लंबवत आकर्षण होगा या तो इनमें लंबवत प्रतिकर्षण होगा। इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या मैक्सिमम होती है, वहाँ पर इंटेंसिटी भी
डेंसर होती है, मतलब सघन होती हैं। मतलब जहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है, वो भी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो यहाँ पे विद्युत बल रेखाओं के निकलने की संख्या मैक्सिमम है, तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, अधिकतम होगी। तो इसके अनुसार अब हम लोग इसके बाद देखते हैं स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। तो वह पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये एग्ज़ाम के दृष्टि से 2 नंबर में ये कभी कभी पूछ लिया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो एक बार मैं पुनः इसका जो है डिफिनेशन रिवाइज कर देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को रखने पर वह एकांक धन आवेश जिस पथ से होकर के गमन करता है उसी पथ को या उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। कभी कोई पूछ देता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थात स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम होता है तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन क्या होता है, प्लस में होता है, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूविंग करने का काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास आवेश है और ये भी आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य एक लगने वाला बल होगा। वह बल कैसा होगा, वह बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अर्थात स्थिर वैद्युत हम लोग क्या कहते हैं कि आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा उस बल को हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से यदि कोई 2 आवेश हैं हमारे पास और उनके बीच का यदि डिस्टेंस r है तो कूलाम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर इस आवेश को मैं नाम दे दूँ QE और इस आवेश को मैं नाम दे दूँ QP, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा अर्थात Fe, इसे Fe लिख दें तो और बेटर रहेगा। Fe क्या बताता है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज। तो ये इस पर जो है QE चार्ज है और ये QP, मतलब ये प्रोटॉन है तो हमने इसको सिंबलाइज कर दिया QP से, और ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको हमने नाम दे दिया QE से। तो दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वह बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE गुणे QP अपान में r²। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है इसका मान तो होता है 9 × 10⁹, और ये जो होता है QE मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश, QE बताता है इलेक्ट्रॉन के आवेश को, तो ये होता है 1.67 × 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पे भी यही चार्ज होता है लेकिन प्लस में होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19, और दोनों के बीच का यहाँ पर डिस्टेंस लिया जाता है। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये तो आवेशों के कारण लगने वाला बल है ये Fe। इसी प्रकार से न्यूटन ने ये बताया था कि इस यूनिवर्स में जितने भी पिंड होते हैं या जितने भी पार्टिकल होते हैं तो उन पार्टिकल के मध्य जो लगने वाला फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात Fg। अर्थात इसको ये इलेक्ट्रॉन है तो सपोज दैट इसका कुछ मास होगा, सपोज दैट इसके मास को हम लोग क्या नाम दे देते हैं Em, और इसके मास को क्या नाम दे देते हैं Emp। मतलब प्रोटॉन के मास को
PM नाम दे देते हैं, या MP भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। MP मीन्स हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, और ये मास ऑफ कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, या EM ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास ME। तो अगर यहाँ पर इसका जो मास है इसको हमने लिख दिया ME से, और प्रोटॉन के मास को हमने लिख दिया MP से, तो न्यूटन ये बताए थे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, आपको पता होगा कि न्यूटन ये बताए थे यदि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वह क्या होता है, दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की वर्ग के क्या होता है, बहुत व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने क्या अभी पढ़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F ही निकाल लिया, 1/4πε0 QE QP/r²। ठीक इसी प्रकार से न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है अर्थात Fg बराबर क्या होता है, G और m1 और m2 अपान में क्या होता है r²। तो यहाँ पे G का जो मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 होता है, और m1 मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है वह 9.1 × 10⁻31 होता है, और ये जो m2 है ये हमारा प्रोटॉन का मास होता है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम होता है, और ये कूलाम का नियम होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से इतना हो गया, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से इतना हो गया, और ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग जैसे समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 1/2, तो Fe/Fg इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इसका r² कट जाता है, और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट को आप लोग याद कर सकते हैं, 2.27 × 10⁻39। तो 10⁻39 की तुलना में हम लोग देख रहे हैं 2.27 बहुत लेस क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको हम लोग निग्लेजिबल मान लेते हैं। तो Fe इक्वल टू हो जाता है Fg × 10⁻39, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 गुना बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और ये 2 मार्क्स में अक्सर पूछ दिया जाता है। तो ये है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध, और हमने आपको समझाया विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो थैंक्स।